स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। लोग क्रिमिनल से डरते हैं, लेकिन क्रिमिनल्स डॉक्टर सालुके से डरते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी सीरीज के इस नए वीडियो में आज बात करने वाला हूं कि हाउ एंथ्रोपोलॉजी एंड द नॉलेज ऑफ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी कैन बी यूज्ड और कैन बी अप्लाइड फॉर सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस और इन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कॉन्टेक्स्ट जो है, आपने अक्सर सुना या फिर देखा होगा। सीआईडी का जो शो है एक लंबे समय तक टेलीविजन पर टेलीकास्ट होता आया है और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर जो रहे हैं वो है डॉक्टर सालुके। एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इनकी हेल्प हमेशा सीआईडी टीम को चाहिए होती है और इनकी फॉरेंसिक की नॉलेज इतनी प्रोफाउंड है, इतनी इंटेंस है कि ये कई दफा आप देखते होंगे कि जहर को, पॉइजन को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। कई बार स्नेक वेनम को टेस्ट करते जबान पे रख के ये बता सकते हैं कि ये किस सांप का जहर है। ये तो कुछ भी नहीं, अगर किसी क्राइम की साइट पे कोई वुडन पीस पड़ा हो तो ये देख के बता सकते हैं कि वो किस जंगल से आया है, या फिर अगर क्रिमिनल कोई गोली चलाता है तो ये सिर्फ बुलेट मात्र से बता सकते हैं कि ये बुलेट किसने चलाई है, किस क्रिमिनल ने चलाई है। लेकिन रियल लाइफ में सिनेरियोज ऐसे नहीं होते हैं। रियल लाइफ के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं और फॉरेंसिक की नॉलेज जो होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज इन जैसे क्रिमिनल केसेस में, ऐसे क्रिमिनल इंस्टेंसेस में किस तरीके से हमको हेल्प करती है। सबसे पहले सवाल उठता है कि फॉरेंसिक्स या फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है क्या। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एक अप्लाइड जोन है या फिर एक अप्लाइड ब्रांच है जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आता है, जिसकी मदद से हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन जैसे प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और बॉडी जो होती है एट द साइट वो इतनी डिसफिगर्ड होती है, बुरी हालत में होती है कि आप पहचान नहीं सकते कि ये कौन है या फिर किस इंसान की डेड बॉडी है। कई बार आप जेंडर या फिर एज का भी पता नहीं लगा सकते हैं। बस इन्हीं जैसे सिनेरियोज में आप हेल्प लेते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या फिर किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की। जो पूरा का पूरा रेल्म है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का, वो कुछ इन क्वेश्चंस के अराउंड सेंटर कर रहा होता है। आप देखते हो स्क्रीन पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो बॉडी आपको रिसीव हुई है, जो बॉडी आपको मिली है, वो असल में किस जेंडर की या फिर किस सेक्स की, आपको ज्यादा सुटेबल टर्म होगा। हम जब सोशल एंथ्रोपोलॉजी या फिर जेंडर की इक्वेशन को पढ़ रहे होंगे तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि आखिरकार सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंसेस है। यहां पे हम आपको, क्योंकि इसकी बात आ गई है, तो एक लाइट मोड में बता देते हैं कि सेक्स जो आप बात करते हो वो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है। किसी भी इंडिविजुअल को आप बायोलॉजिकली यहां पे डिटरमाइन करते हो कि बाय बर्थ उसका सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। जबकि जेंडर एक सोशियोलॉजिकल टर्म है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ये कोई एक रिजिड टर्म या क्लासिफिकेशन नहीं है और किसी भी सेंस में ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता है। सोसाइटी के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं। सोसाइटी बताती है कि एक इंडिविजुअल्स अगर मेल है तो वो क्या करेगा, अगर फीमेल है तो क्या करेगी। बस ऐसे ही नोशंस को अपने अंदर समेटता है ये टर्म जो कि जेंडर है, इसलिए इसको एक सोशियोलॉजिकल डायमेंशन से देखा जाता है। तो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमें ये नहीं बताती कि इंसान का जेंडर क्या है, क्योंकि वो तो सोशियोलॉजिकल टर्म हो गया। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी या फिर फॉरेंसिक्स हमें ये बताती है कि इंसान का सेक्स क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है। आप फॉरेंसिक की मदद से या फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज से यह बता सकते हो कि जो भी बॉडी आपको रिसीव हुई है या फिर बॉडी का कोई पार्ट रिसीव हुआ है, उसकी एस्टिमेटेड एज क्या होगी डेथ के समय पे। आप ये भी बता सकते हो कि वो बोन जो आपको रिसीव हुई है वो किस एथनिसिटी के इंडिविजुअल की है। एथनिसिटी से आपका मतलब है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट प्लेस में अलग अलग ह्यूमन ग्रुप या फिर ह्यूमन की पॉपुलेशन रिसाइड करती है। एशियन की पॉपुलेशन अफ्रीकन पॉपुलेशन से अलग है, यूरोपियन पॉपुलेशन से अलग है, और ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट पे जो पॉपुलेशन पाई जाएगी वहां के जो एथनिक ग्रुप होंगे उनसे बिल्कुल अलग होगी। तो आप एथनिसिटी का, किसी भी एथनिक ग्रुप की आइडेंटिटी का भी पता लगा सकते हैं यूजिंग द नॉलेज ऑफ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। इसके सिवा आप टाइम ऑफ डेथ, जब मृत्यु हुई इंसान की, जो भी डेथ बॉडी आपके पास है वो कितनी देर पहले उसकी मौत हुई है, इस वाली चीज को भी आप पता कर सकते हैं और कॉज ऑफ डेथ को भी जान सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है, कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ, ये भी आप यूज कर सकते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के इंटरप्रिटेशंस के अंदर। इसके साथ ही साथ आप देखते हो स्ट्रेचर, इंसान क्या, जो भी इंसान मरा है, अगर आपके पास पूरी की पूरी स्केलेटन रिमेन्स आपको नहीं रिसीव हुई है, एक छोटा सा कोई फ्रेगमेंट आपको मिला है, बॉडी का कोई पार्ट मिला है, उससे आप अगर एस्टिमेट लगाना चाहो कि इस इंसान की जब ये जिंदा रहा होगा तो उसकी क्या लेंथ रही होगी, क्या हाइट रही होगी, क्या स्ट्रेचर रहा होगा उसका, वो भी आप फॉरेंसिक की मदद से पता लगा सकते हो। साथ ही साथ आप स्केलेटन इंजरी को भी डिटरमाइन कर सकते हो कि इससे क्या होता है,
आप कॉज ऑफ डेथ को भी अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर पाते हो। आप देखते हो किसी भी शार्प चीज से अगर किसी का या फिर ब्लंट फोर्स इंजरी हुई है, नेक पे मार्क देखते हो, आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा, तो वहां पे कई सारे ऐसे र्यूमर्स या फिर आप कह लो कई सारी बातें कही जा रही थी, उसमें सच क्या है या फिर क्या सच नहीं है वो हमें नहीं पता, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पे भी बात होती है कि यहाँ पे वी शेप एक नेक पे पैटर्न बना हुआ है, तो इसने यहाँ पे सुसाइड हुई है, या फिर अगर सर्कुलर मार्क है तो किस तरीके का है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन लगाए जाते हैं। इसमें भी आपकी फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की पूरी इंफॉर्मेशन का यूज होता है। इसके साथ साथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में भी फॉरेंसिक की नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है। आप फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लो, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल की, ये न्यू टेक्निक्स है जिससे आप डिटरमाइन करते हो कि एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी क्या है। ये अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होती है। कई जगह पे हो सकता है ये आपकी अटेंडेंस मार्क करने के लिए हो रही है, कई जगह पे ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम में, जैसे आधार का आप एग्जांपल ले लो, वहां पे यूज हो रहा होता है। टिल द टाइम कई जगहों पे ये क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए भी, आप देखते हो कि जो मॉडर्न जेल्स हैं या फिर सेल्स हैं, वहां पे इंडिविजुअल जब एंट्री लेता है या फिर जब उसकी बेल होती है या फिर वो छूट के जाता है, तो भी उसको अपने थंब इंप्रेशन को रजिस्टर कराना होता है, एंट्री करनी पड़ती है। जब ये सिस्टम नहीं हुआ करता था तो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना था, जो कि फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता था, और हम उसे कहते थे बर्टिलॉन सिस्टम। बर्टिलॉन सिस्टम जो है वो एक साइंटिस्ट या फिर एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फोंसो बर्टिलॉन ने दिया हुआ था अराउंड द सेम टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट थी, जिसमें इंसान की सिटिंग हाइट, उसकी स्टैंडिंग हाइट, उसके आर्म की लेंथ और भी कई सारे बॉडी मेजरमेंट को एक क्वांटिटेटिव वे में ले करके ये रजिस्टर किया जाता था कि वो इंसान, ये क्रिमिनल जो है, इसको आप किस क्राइटेरिया के अंदर में मार्क करोगे, उसके सारे के सारे रिकॉर्ड को आप पैटर्न वे में किस तरीके से स्टोर करोगे, ताकि फ्यूचर इंस्टेंस, अगर फ्यूचर रिकरेंस अगर हो किसी इवेंट का, तो आप पहचान सको कि हाँ, ये इंडिविजुअल जो है या फिर ये क्रिमिनल जो है, ये सेम वही बंदा है जिसे हमने लास्ट टाइम में अरेस्ट किया था, या लास्ट टाइम जिसकी एंट्री हमारे रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई कि होता क्या है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और वो किन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा होता है। इसको छोड़ के अगर आप दूसरी बात करो कि ये किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करता है, तो सबसे पहला एक जो बुनियादी क्वेश्चन आ जाता है, आप किसी भी जगह पे किसी भी साइट पे जाते हो तो क्या ये जो रिसीव्ड स्केलेटन रिमेन्स है या फिर बॉडी के पार्ट्स हैं वो बोन्स है भी या नहीं है। सबसे पहली मुश्किल तो यही आ जाती है कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो कि जो भी एलिमेंट्स आपको रिसीव हुए हैं किसी भी साइट पे, वो क्रिमिनल साइट हो या फिर हो सकता है कई बार ग्रेव्स को आप देखते हो, ग्रेव्स को कहा जाता है कि डिग आउट करके आपको रिमेन्स निकालने होते हैं, या फिर कोई मास डिजास्टर की साइट होती है, वहां पे भी कोई बोन्स मिलती है, कोई कैलेमिटी आई होती है, लैंडस्लाइड होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रैजिक नेचुरल आपको एक्सीडेंट देखने को मिलता है। उस केस में भी ये डिटरमाइन करना होता है कि इस एरिया में जितने लोग मरे हैं वो बहुत पुराने समय में हो सकता है, वो प्रेजेंट समय में हो सकता है, तो आपको पता करना होता है कि जो ये चीजें आपको वहां से मिल रही हैं बोन्स ही हैं या फिर बोन्स नहीं है। जो भी एलिमेंट्स या फिर जो भी आप रिसीव करते हैं एविडेंस, वो अगर बहुत पुराने समय के हैं तो खासकर ये मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? कई बार जो ह्यूमन की बोन्स होती हैं वो कई रॉक के एलिमेंट जो फॉसिलाइज रिमेन्स होती हैं, आप फॉसिलाइज बोन्स की बात करते हो क्योंकि कैल्शियम कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है, फॉसिलाइज होने के बाद आप रॉक से, पेबल से, या इन सम केसेस प्लास्टिक और पीसेस ऑफ वुड से, अलग अलग ट्री के जो पार्ट होते हैं, खासकर रूट के जो पार्ट है, उससे आप कंफ्यूज कर सकते हो क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी जो होता है वो बोन्स की तरह दिखता है। तो एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए या फिर एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप हो जाता है सबसे पहले नंबर पे कि वो ये डिटरमाइन कर ले कि ये जो मैं रिसीव कर रहा हूं, ये जो हमारे पास एविडेंसेस हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, ये बोन्स ही हैं या फिर कुछ और है। इस क्वेश्चन का जब आपको आंसर मिल जाता है बिल्कुल सर्टेन वे में, तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हो कि ये जो बोन्स अब मिली है वो ह्यूमंस है या फिर ह्यूमन की है या फिर ह्यूमन की नहीं है, ह्यूमन है या फिर नॉन ह्यूमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि आप यहाँ पे क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने जा रहे हो या फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रहे हो, तो वो आप एनिमल के लिए केस में नहीं कर रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी तो वैसे भी सेंटर अराउंड कर रही होती है ह्यूमंस के, मैनकाइंड के, तो इसलिए आपकी सारी कंसर्न जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं। तो आपको ये देखना है कि वो जो बोन्स हैं वो ह्यूमन की ही है या फिर ह्यूमन की नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई सारे यहाँ पे आपको केसेस दिखे हैं, जैसे अगर आप बियर के पॉ की बात करते हो, जो उसके पंजे होते हैं एक बियर के, वो अक्सर बहुत सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। जब उसको आप जॉइंट से डिटैच करते हो तो आपको ह्यूमन हैंड के साथ उसकी काफी ज्यादा आपको सिमिलैरिटी एनाटॉमिकल लेवल पे देखने को मिलती है। तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये बियर का पॉ है, बियर का पंजा है या फिर ह्यूमन का हैंड है। तो किसी लेमैन के लिए या फिर किसी एक जन साधारण या आम आदमी की बात करो तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो सकता है। यहीं पे रोल आता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट का, जो ये डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेंगे कि हाँ, ये क्या बियर का पॉ है या फिर ह्यूमन का हैंड है।
अपनी फॉरेंसिक नॉलेज को यूज करके, अपने फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को यूज करके। कई बार आपको देखने को मिलता है पिग के जो मोलर टीथ होते हैं, अलग अलग ह्यूमन के में सेट ऑफ टीथ होते हैं, जो भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंसाइजर्स हैं आपके, कैनाइंस हैं, प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। ये बचपन में हम सबने पढ़ा होगा, 4 सेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आपके में पाए जाते हैं। खासकर इसमें जो मोलर की हम बात कर रहे हैं कि पिग का जो मोलर टीथ है वो कई सारे केसेस में आपको देखने को मिलता है ह्यूमन मोलर्स के साथ उसकी हाई लेवल ऑफ सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों जो ओमनीवोरस हैं, ओमनीवोरस नेचर होने के कारण उनके टीथ का पैटर्न या टीथ की डिजाइन, खास करके हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोलर टीथ की बात कर रहे हैं। मोलर्स की जो डिजाइन है, मोलर का जो आप कहते हो उसका पैटर्न है, वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है जैसे कि ह्यूमंस में होता है। इसको छोड़ के आप टर्टल सेल की अगर बात करते हो, टर्टल सेल भी एक रिमार्केबल अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटी दिखाता है, शो करता है, किससे? ह्यूमन के स्कल से। अगर आप ह्यूमन के स्कल की एक इमेज निकाल के देखो और टर्टल के सेल की इमेज निकाल के देखो, खासकर जब वो फॉसिलाइज रिमेन्स में आप पाते हो तो काफी आपको सिमिलैरिटी होती है, इस वजह से कंफ्यूजन आ जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए या फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए, कि वो कैसे डिटरमाइन करे कि जो ये रिमेन्स हमें मिल रहे हैं, जो स्केलेटन रिमेन्स हम देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, एविडेंस के तौर पे रजिस्टर कर रहे हैं, क्या वो ह्यूमन इन नेचर है या फिर वो नॉन ह्यूमन नेचर है। अब आप इसको पता करने के 2 आसान तरीके होते हैं। आसान नहीं कहोगे आप, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, इसके लिए एक इंटेंस अमाउंट ऑफ, रिगरस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग चाहिए होती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का यूज होता है जब वो इस चीज को देख रहे होते हैं। तो पहला स्टेप जो है, आप मैच्योरिटी के लेवल पे ये डिटरमाइन करते हो कि आप किस तरीके से, एग्जाम्पल यहाँ पे जुवेनाइल ह्यूमन की लॉन्ग बोन्स आपको पता है जो आपके यूजुअली लिम्स में पाई जाती हैं, जिसमें आपके टार्सल्स, मेटाटार्सल्स आ जाते हैं, आपके कार्पल्स आ जाते हैं, फेलेंजेस आपके आ जाते हैं, टीबिया आ जाती है, फिबला आ जाती है, फिमर बोन आ जाती है आपके, साथ साथ आपका रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस वाली बोन होती है। ये सारी की सारी आपकी लॉन्ग बोन्स में आती हैं। यहाँ पे आपके जहाँ पे स्लाइड बनी हुई है, एक डायग्राम आपको दिखा हुआ है, ये ह्यूमरस का अपर आर्म में आपके जो बोन है उसका डायग्राम बना हुआ है। इस बोन की मदद से आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि कोई बोन ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। कई बार देखने को मिलता है कि एनिमल का साइज बहुत छोटा है और कोई छोटा, अगर आपको देखने को मिलता है कि कोई इंसान का बेबी हो या फिर जुवेनाइल हो, छोटा बच्चे की आपको स्केलेटन रिमेन्स मिल रहे हो, तो दोनों की साइज में बहुत ही सिमिलैरिटी होती है और आप पता नहीं लगा पाते हो कि ये ह्यूमन है कि नॉन ह्यूमन है। ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देख रहे हो एपिफाइसिस, ये जो आपको दिख रहा है एट बर्थ, ये बर्थ की स्टेज पे आपको बोन में, ये ह्यूमरस की बोन है, वहां पे जो अपर पार्ट है ये एक एपिफाइसिस है, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, डिटैच्ड वे में है। और आप देखते हो जैसे जैसे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है, 5 ईयर्स की एज, 10 ईयर्स की एज, 15 ईयर्स की एज, अप टू अराउंड 16 ईयर, जब ये मैच्योरिटी अटेन करता है, एट अराउंड प्यूबर्टी की जो आपकी एज होती है, आपका एडोलेसेंस कंप्लीट हो रहा होता है, तो वहां पे पूरी तरीके से फ्यूज्ड हो जाता है। जो डिटैच्ड था, फ्रेगमेंटेड फॉर्म में था, वो पूरी तरीके से ह्यूमरस में उसका जो शाफ्ट है उसके साथ पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका है। लेकिन जब अर्ली स्टेज थी, जब जुवेनाइल स्टेज थी एट बर्थ, वो फ्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। इससे आप पता कर सकते हो कि आप ये बोन जो है वो एक, अगर एपिफाइसिस आपको देखने को मिल रहा है अनफ्यूज फॉर्म में, तो आप कहोगे वो ह्यूमन की बोन है। क्योंकि क्या होता है कि एनिमल जो है वो अडल्टहुड में साइज तो उसका उतना ही रहेगा, लेकिन अडल्टहुड में आप देखोगे कि यहाँ पे एनिमल के जो आपको मिलेगा, बोन्स के पार्ट मिलेंगे, उसके एपिफाइसिस जो होंगे वो पूरी तरीके से फ्यूज्ड आपको देखने को मिलेंगे। पहला तरीका तो ये हो गया। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, पेल्विक रीजन की अगर आप बात करो, पेल्विस की रीजन बात करो, हिप बोन जो आपकी होती है, वहां पे भी आपको कई सारे ऐसे रिमार्केबल फीचर देखने को मिल जाएंगे। पेल्विस की जो बोन्स होती हैं वो आपको ह्यूमंस में, जुवेनाइल ह्यूमन अगर होगा तो उसमें आपको फ्यूज देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि एनिमल्स में सेम केस होगा। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग बोन्स की बात कर रहे थे, वैसे ही सिमिलरली पेल्विस में भी आपको अनफ्यूज और फ्रेगमेंटेड देखने को मिलेगी, किसमें? जुवेनाइल में, जबकि जुवेनाइल ह्यूमन बोन्स की आप बात कर रहे हो। लेकिन जब आप बात करोगे कि ये एनिमल्स का आप स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी देखो, तो वहां पे फ्यूज स्ट्रक्चर होगा। तो एपिफाइजल फ्यूजन के तौर पे आप उसके एविडेंस से आप ये पता कर सकते हो कि ये ह्यूमन की है या फिर नॉन ह्यूमन की है। ये हुआ हमारा स्केलेटन मैच्योरिटी के लेवल पे। दूसरा तरीका जो है वो मॉर्फोलॉजी के, ह्यूमन इवोल्यूशन का लेसन पढ़ते हो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में। हम लोग कई स्टेज से अलग अलग समय पे बहुत सारे प्रोग्रेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किए हैं। इस इवोल्यूशन के कोर्स में हमारी एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, हर तरीके के स्ट्रक्चर लेवल पे कई सारे चेंजेस आए हैं। हम इरेक्ट
पोस्चर में खड़े हो रहे हैं, बाइपेडल लोकोमोशन कर रहे हैं, यानी कि 2 पाँव पे चल रहे हैं, जबकि जो आप देखते हो लोअर प्राइमेट्स हैं और बाकी एनिमल जो हैं वो यूजुअली आपको क्वाड्रपेड देखने को मिलेंगे, यानी कि 4 पाँव पे चल रहे होते हैं। ब्रेन का जो साइज है हमारे में काफी लार्ज हुआ है। तो इस तरीके की काफी सारी एनाटॉमिकल लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कई सारे चेंजेस हैं, जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि कोई भी आपको स्केलेटल रिमेन जो मिल रहा है वो ह्यूमन इन नेचर है या फिर ह्यूमन इन नेचर नहीं है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो आप देखते हो ये जो आपका नेजल बोन्स है, नेजल बोन्स आपको काफी रिड्यूस देखने को मिलेगी ह्यूमन के केस में, जबकि नॉन ह्यूमन केस में कोई एनिमल के आपको रिमेन्स मिलते हैं तो वहां पे नेजल बोन्स की जो लेंथ होगी, जो उसकी साइज होगी, वो कंपैरेटिवली लार्जर होगी। स्टैंडर्ड जो ह्यूमन का है उससे काफी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? अब आप इसको रिलेट करके देखो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से। जब इवोल्यूशन का कोर्स हो रहा था तो हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि ह्यूमन ऑल्फैक्शन की आप बात करो, स्मेल करने की जो क्षमता होती है, स्मेल करने की जो पावर या फिर एबिलिटी होती है, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे में, वो हमारा कम होता गया। उसके एक्सपेंस पे क्या चीज इंक्रीज हुई है? विजुअल अपरेटस, हमारी स्टीरियोटिपिक विजन जो है हमारी डेवलप हुई है और हम दूर की चीजें बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ऑल्फैक्शन हमारा कम हो गया। ऑल्फैक्शन उन ऑर्गेनिज्म में होता था जिनमें विजुअल कैपेसिटी यूजुअली उतनी डेवलप नहीं होती थी और उन्हें सूंघ के या फिर स्मेल करके अपना जो फूड है या फिर अपना अगर वो शिकार कर रहे हैं तो उसको ढूंढने की जरूरत होती थी, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ ऑल्फैक्शन की उन्हें हमेशा नीड पड़ती थी, जो कि केस नहीं है ह्यूमंस में। ह्यूमन में ऑल्फैक्शन काफी रिड्यूस हो गया, इसलिए आप देखते हो नेजल अपरेटस या फिर नेजल बोन्स जो है उसका भी साइज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल आपको देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर नॉन ह्यूमंस। साथ ही साथ आप बात करते हो तो यहाँ पे डेंटल आर्केड, जो आप या ये देख रहे हो डेंटल पोर्शन जो है जिसपे आपके टीथ अरेंज्ड है, वो एक स्ट्रक्चर में, एक शेप में है। उसके शेप से भी आप पता लगा सकते हो कि क्या ये ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है। अगर आप बात करते हो नॉन ह्यूमन की, नॉन ह्यूमन के केस में आपको एक वी शेप डेंटल आर्केड देखने को मिलेगा। उनके में ये जो लाइन है यहाँ पे वो इस तरीके से मर्ज कर रही होगी एक कॉमन पॉइंट पे आगे की तरफ, जबकि आप देखते हो ह्यूमंस की अगर बात करोगे तो सेम चीज आपको पैराबोलिक फॉर्म में देखने को मिलेगी, यू शेप्ड, इट्स यू शेप्ड इन द पैटर्न और स्ट्रक्चर। तो आप पता लगा सकते हो डेंटल आर्केड को भी देख करके कि हाँ ये ह्यूमन है या फिर नॉन ह्यूमन है। लास्ट चीज आती है, ये सिर्फ 2 या 3 कैटेगरी नहीं है, क्योंकि हम एक ब्रीफ वे में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल केसेस, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब ये लेसन्स हमारे बीच में चल रहे होंगे, जब हम इसको लाइव बैचेस में, लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो काफी प्रोफाउंड फॉर्म में कई सारी स्लाइड्स, कई सारे एग्जाम्पल, हर एक चीज को डायग्राम के साथ वहां पे हम स्ट्रक्चर के साथ, मॉडल्स के साथ, आपको 3D रिप्रेजेंटेशन के साथ यूज करके हम वहां पे दिखा रहे होंगे। तीसरा और लास्ट जो हम इस स्लाइड में रखे हैं वो है फोरामेन। फोरामेन मैग्नम आपका एक सेंटर ऑफ द, यहाँ पे एक फोरामेन का मतलब होता है गैप या फिर एक होल। तो जो चीज आप स्पाइनल कॉर्ड आपकी जहां से पास हो रही है हेड में, उसका पोर्शन जो आप देखते हो ह्यूमंस के अंदर में वो काफी एंटीरियरली यानी कि आगे के तौर पे, सामने के तौर पे प्लेस्ड होता है, जबकि एनिमल्स में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है उनके में इसकी पोजीशन जो होती है वो डिफर करती है, वो पोस्टीरियर यूजुअली प्लेस्ड होते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजों की वजह से आप बता सकते हो कि ह्यूमन है या फिर नॉन ह्यूमन है। ये तो हो गए हमारे 2 स्टेप, जहां पे आपने पहले पता लगाया कि ये बोन्स है या नहीं है, आपको पता चल गया कि हाँ ये बोन्स हैं। फिर आप पता लगाओ कि ये बोन्स ह्यूमंस की हैं या फिर ह्यूमंस की नहीं है। अब आपने ये भी पता लगा लिया कि ये बोन्स हाँ ह्यूमन की ही हैं, तो आपको तीसरी जो प्रॉब्लम आएगी वहां पे, जो तीसरी चीज को आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होगे कि ये कितने इंडिविजुअल्स की बोन है। कई बार आप देखते हो जो हमने बात की नेचुरल कैलेमिटी के केस में, डिजास्टर के केस में, कोई ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी आप देख रहे हो लैंडस्लाइड अगर हो रही है आपकी, अर्थक्वेक आपका आ रहा है सडन किसी केस में, या फिर बहुत बड़ी कोई आप देखते हो और नेचुरल इवेंट होता है जिसकी वजह पे एक मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कई लोग एक ही जगह पे थे और उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग मर जाते हैं, सबमर्ज कर जाते हैं उस जगह पे। कई समय बाद अगर उस जगह पे जाके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इस चीज को असर्टेन करना चाहते हैं कि यहाँ पे किसकी किसकी मौत हुई थी, या फिर आप डिस्कवर करते हो किसी स्केलेटन रिमेन्स को एक्सीडेंटली किसी साइट पे जाते हुए, तो आप पता करना चाहते हो कि ये इतनी सारी बोन्स हैं, ये एक इंडिविजुअल की तो नहीं हो सकती, ये कितने लोगों की बोन है, ये आपको जानना होता है। एक एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दूं तो आप रूपकुंड की एक स्टोरी है, उत्तराखंड में शायद आई थिंक चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये आता है, रूपकुंड लेक। यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल की इसके साथ कई सारी माइथोलॉजिकल और इवन घोस्ट स्टोरीज जो हैं वो जुड़ी हुई है
कि यहाँ पे कई सारे लोग आए थे और एक लेक के पास आपको, रूपकुंड की जो लेक है उसके पास आपको कई सारे लोगों के स्केलेटन रिमेन्स, स्कल्स और बाकी आपको चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि किसी एक से ज्यादा मल्टीपल 100 ऑफ पीपल का जो आप कहते हो वहां पे स्केलेटन रिमेन्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इसके पीछे स्टोरीज जो है वो बहुत सारी डिफर करती है। कोई कहता है कि किसी देवी का या किसी गॉडेस का जो है एक कर्स है, उसकी वजह से इन लोग की डेथ हो गई, कोई किसी और रीजन को बता रहा होता है। तो बहुत सारे अलग अलग है। कई सारे लोग यहाँ से उन बोन्स को एग्जामिन करने के लिए बिना ऑफिशियल परमिशन के भी उसको उठा के ले जाते हैं। अभी भी आप अगर उस रीजन में जाते हो, एट अराउंड दी ऑल्टीट्यूड, ये जो लेक है इसका ऑल्टीट्यूड अराउंड 5000 मीटर के आसपास का है, मेरे ख्याल से 5000 मीटर प्लस ही इसका ऑल्टीट्यूड है। इस जगह पे जो ये लेक है उत्तराखंड के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे आपको कई सारे मिल जाते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए कई लोग ने ऑफिशियली और कई लोग ने अनऑफिशियली इन बोन्स को ले गए कलेक्ट करके, ताकि वो पता लगा पाए कि ये किस एथनिसिटी या किस इंसान की, जेंडर क्या है इसका, सॉरी सेक्स क्या है इसका, वो पता कर पाए, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन को वो फॉरेंसिक की मदद से जान पाए। तो ऐसे ही किसी केस में जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स की आपको बोन मिली होती है, तो आप पता करना चाहते हो ये एक है, दो है, मल्टीपल है, तो कितने इंडिविजुअल की बोन है। तो ये इतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज होती है, आपको पता है ह्यूमंस में नंबर ऑफ बोन्स कितनी है। नंबर ऑफ बोन्स के बाद आपको ये चीजें भी पता है कि हर एक इंडिविजुअल में स्कल 1 इन नंबर है, एक आपको देखने को मिलेगा। पेयर ऑफ आर्म बोन्स आपको देखने को मिलेंगी। आप देखते हो लेग बोन्स का एक पेयर आपको देखने को मिलेगा। आप बात करते हो यहाँ पे 24 वर्टिब्री, 24 वर्टिब्रीज आपको देखने को मिलेगी। 1 सेक्रम है जो कि 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री से बना हुआ है आपका। लास्टली आपका कॉकेक्स है और पेल्विस एक है। तो इन सब की एक अमाउंट में या फिर एक पेयर के अमाउंट में, फॉर इंस्टेंस अगर आपको 2 पेल्विस की बोन मिलती हैं, या फिर आपको कोई भी यहाँ पे स्कल है 2 या 3 स्कल मिलता है इन नंबर, तो आप जान सकते हो कि हाँ ये मोर देन 1 इंडिविजुअल्स हैं। कई बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कब, जब ये बहुत ही डिग्रेडेड फॉर्म में होता है या फिर कई फ्रेगमेंट्री फॉर्म में होता है। कोई एक स्कल है वो टुकड़ों में पड़ा हुआ है, तो ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे एक इंटेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फॉरेंसिक साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आप बात कर रहे होते हो, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या है। आप कैसे पता करोगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि बॉडी पूरी तरीके से अब कोई स्ट्रक्चर बचा नहीं हुआ है, डिकम्पोज हो चुकी है, डिकेड हो चुकी है, एक स्केल्टनाइज्ड फॉर्म में आपकी वो हो चुकी है जो आप कहते हो, और वहां पे आप देख रहे होते हो कि एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। आपको अगर आपको पता लगाना है तो हाई एक्यूरेसी किस चीज से मिल सकती है, अगर वो जो बोन्स या फिर जो आपको स्केलेटन रिमेन्स मिले हैं वो एट द एज या फिर पोस्ट द एज ऑफ प्यूबर्टी अगर आपको मिलते हैं, तो पता लगाना फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर इन केस आपको जुवेनाइल बोन्स मिलती हैं, जुवेनाइल स्केलेटन मिलता है, तो वहां पे ये प्रोसेस जो है, इवन यूजिंग द फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी नॉलेज, थोड़ी सी मुश्किल होती है कंपैरेटिवली। ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं, या फिर विश रहती है किसी की भी जिसको ये एग्जामिनेशन करना है, कि प्यूबर्टी वाले आपको वहां पे एग्जामिनेशन के लिए एविडेंस मिले। क्रोगमैन नाम के एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, 1962 में इन्होंने एक सीक्वेंस बताया था कि कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट होगी, कौन से एविडेंस हमें मिलते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट होंगे, मोर ट्रस्टेबल होंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ दीज स्केलेटनाइज्ड रिमेन्स। तो उनका कहना है कि अगर आपको पेल्विस रीजन या पेल्विस बोन्स आपको मिलती हैं, है ना, तो वो आपके लिए 95% सर्टिनिटी दे सकती है। आप 95% श्योर हो सकते हो, श्योर होके बता सकते हो कि ये मेल का है या फिर ये फीमेल का है। इसके बाद थोड़ी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है अगर आपको स्कल के एज एविडेंस मिलते हैं, स्कल को आप कलेक्ट करते हो किसी साइट से, तो 90% रह जाती है, यानी कि 5% रिड्यूस हुआ कंपेयर टू पेल्विस। अगर आपको ये दोनों मिल जाते हैं किसी एक जगह पे, किसी एक इंडिविजुअल के पेल्विक रिमेन्स भी मिलते हैं और स्कल के यानी क्रेनियल रिमेन्स जो है वो भी आपको मिल रहे हैं, तो आप अराउंड 98% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। जो 2% आपकी इनएक्यूरेसी है वो भी इसलिए होगी क्योंकि वो काफी हो सकता है डिफॉर्म्ड फॉर्म में हो, कई ज्यादा डिकेड हो गए हो, फ्रेगमेंटेड हो। अगर बहुत ही वेल प्रिजर्व फॉर्म में हो और बहुत पुराने नहीं है और आपको दोनों पीसेस मिल जाते हैं, तो आप बहुत ही सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो कि हाँ ये क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, स्कल का भी डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट है और पेल्विस रीजन के जो आपका है वो भी आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। इस टेबल में आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला अगर आप बात करेंगे तो आपको साइज में, स्कल के साइज में ही पता लग रहा होगा कि मेल के स्कल का साइज जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा लार्जर इन साइज है कंपेयर टू फीमेल। ये आपको ज्यादा ग्लोब्यूलर आपको देखने को मिल रहा होगा, जबकि इसमें ग्लोबुलेशन जो आपको कम देखने को मिल रहा होगा। अगर आप ये चिन रीजन की बात करें तो ये आपको
मेल में काफी स्क्वायरिश पैटर्न में दिख रहा होगा, स्क्वायर्ड है, जबकि फीमेल में ये क्या है, ये थोड़ा कर्व्ड फॉर्म में है ना। ये चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है चिन के रीजन में। अगर आप बात करते हो ग्लबेला की, ग्लबेला इज अ रीजन, एक पॉइंट होता है, एनाटॉमिकल पॉइंट होता है यहाँ पे, रफली इस जगह पे होता है। सबसे प्रोमिनेंट पार्ट आपके फोरहेड पे जो होता है, यूजुअली जहां पे आप इंडियन ट्रेडिशन में देखते हो तो जो विमेन होती है पोस्ट मैरिज और एट एनी स्टेज, बिंदीज का जो ट्रेडिशन होता है, बिंदीज लगाती है, उस पॉइंट को, उस जगह को, प्रोमिनेंट पॉइंट जो है उसको ग्लबेला कहते हैं। तो ग्लबेला वाला रीजन भी होता है, वो आपको मेल में ज्यादा डेवलप्ड या फिर ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। फोरहेड भी लार्जर होगा, ज्यादा डेवलप्ड होगा। इस तरीके के कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं मेल वर्सेस फीमेल के, जब आप स्कल को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे टेबल में आपसे दिया भी हुआ है। आप बात करते हो मैंडिबल जो है वो आपका यहाँ पे स्मॉलर है, किसमें, फीमेल्स में, और लार्जर है मेल्स में, क्योंकि इन जनरल आपका स्कल ही जब लार्जर है तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आपकी जो होंगी वो ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा लार्जेस्ट होंगी, किसमें, मेल्स के अंदर में। यहाँ पे आप देख रहे हो मैस्टोइड प्रोसेस, ये आपका मैस्टोइड प्रोसेस या मैस्टोइडिक बोन होती है, आपके ईयर के पीछे वाले रीजन में होती है यहाँ पे, और टेम्पोरल बोन जो होती है उसका एक प्रोजेक्शन होती है। कई सारे चार्ट्स को हम यूज करके जब क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन भी उसका दिखाएंगे। रफली इस कान के पीछे वाले रीजन में होती है आपकी, और वो आपकी जो देखने को मिलती है फीमेल्स में स्मॉलर है कंपेयर टू मेल्स अगेन। तो ये सारी कई सारी चीजें हैं जिससे बेसिस पे आप स्कल की मॉर्फोलॉजी में एनाटॉमिकल लेवल पे बता सकते हो कि ये जो रिमेन्स आपको मिले हैं वो मेल के हैं या फीमेल के हैं। दूसरी चीज आप देखते हो, जो हमने बात की पेल्विस रीजन की, उसका टेबल यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये इनलेट देख रहे हो, इनलेट जो है फीमेल्स में कैसा है, ज्यादा सर्कुलर है, ज्यादा सर्कुलर इन शेप है, जबकि आप मेल में कहो तो लोग यूजुअली कहते हैं कि ये थोड़ा ओवल है, या फिर कुछ लोग कहते हैं ये हार्ट शेप्ड है, ये इस तरह का हार्ट शेप में बना हुआ है। लेकिन अगर आप ज्यादा कोलोकियल वे में आप रिलेट करके बात करना चाहो तो आप यूजुअली बचपन में देखते हो जो कार्टून्स आते थे, आई डोंट नो, मुझे ठीक से नहीं याद है, डक एंड डोनाल्ड वाला जो होता था वो वाला शेप इसका आपको यूजुअली देखने को मिलता है, या फिर आप हार्ट शेप के साथ भी रिलेट कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे प्यूबिक आर्क की बात कर रहे हो, थोड़ा सा पोर्शन ये नीचे का नहीं आ रहा है, प्यूबिक आर्क जो यहाँ पे बना हुआ है ये फीमेल्स में आपको देखने को मिल रहा है, ये 90 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि मेल्स में ये जो होता है ये अराउंड 58 टू 60 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि कम होता है। तो प्यूबिक आर्क और यहाँ पे जो इनलेट का साइज है और शेप है वो दोनों में डिफर कर रहा है। इसका मेन रीजन आप बायोलॉजिकली अगर देखना चाहो कल्चरल इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव से, तो आप ये कह सकते हो कि क्योंकि चाइल्ड बर्थ का जो फंक्शन है वो एक्सक्लूसिव टू फीमेल्स है, इसलिए टू प्रोवाइड मोर कंफर्ट, ज्यादा एरिया होना चाहिए उसके लिए, या फिर सक्सेसफुल डिलीवरी के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाए, इसलिए इस तरह के आपको एनाटॉमिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं फीमेल्स के पेल्विस रीजन में। तो यहाँ पे भी आपको दोनों पेल्विस के कई सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म होते हैं दोनों के बीच में। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल और सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों क्वेश्चन होते हैं उसको एड्रेस कर लिया, पता कर लिया कि आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे। तो डॉक्टर सालुके की अब जो राइड है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगी यहाँ पे, और वो होती है एज ऑफ इंडिविजुअल। बड़ा क्वेश्चन एक आता है कि आपको कोई इंडिविजुअल मिला जिसके डेथ रिमेन्स वहां पे है, स्केलेटन रिमेन्स वहां पे है, तो उसकी रफली एज क्या होगी, किस तरीके से आप पता करोगे। कई सारे तरीके हैं अलग अलग इसको एस्टिमेट करने के, जस्ट लाइक हमने वहां पे भी पिछली स्लाइड में भी सेक्स को डिस्कस किया कि आप कैसे पेल्विस और आपका स्कल की मॉर्फोलॉजी के थ्रू उसको पहचान सकते हो। और भी तरीके हैं, स्टेचर के थ्रू भी बता सकते हो आप, लॉन्ग बोन्स और कई अलग अलग बोन्स हैं जिसके स्ट्रक्चर को पढ़ के आप बता सकते हो, लिम्ब बोन्स हैं उसको पढ़ के भी आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंसेस हैं, पर वो उतने एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हमें वीडियो शॉर्ट में एड्रेस करना है। यहाँ पे हम डिटेल्ड में भी लाइव कोर्स में नहीं गए हैं, इसलिए हमने सबसे जो ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है, जो कि क्या है पेल्विक रीजन और स्कल की मॉर्फोलॉजी में है, इसलिए हमने वहां पे दोनों को डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ज्यादा एक्यूरेट है या जो मोर प्रोमिनेंट है, जो ज्यादा वेल नोन दो चीजें हैं किसको पता करने की, कि एज ऑफ इंडिविजुअल क्या रही होगी डेथ के समय पे, आपको कोई रिमेन मिलता है उसके समय पे, तो आप इन दो तरीके से बताते हो। एक आपका है स्कल की, अगेन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी आती है, यहाँ पे सूचर्स होते हैं। सूचर आपके क्या होते हैं, जहां पे आपकी बोन्स मीट कर रही होती हैं अलग अलग। आपका ये स्कल है, आप ये देख रहे हो, ये बोन्स अलग अलग आपकी मिल रही हैं, तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक, जैसे आप स्वी करते हो किसी चीज को, वो करते हो टाई अप करते हो, सिलाई करते हो, तो आपको देखने को मिलता है थ्रेड फॉर्म में वो सिलाई उसकी होती है। तो सिमिलरली वैसे ही जहां जहां पे बोन्स मीट कर रही हैं, फ्यूज कर रही हैं, क्रेनियल बोन्स जो है आपके, वहां पे ये थ्रेड लाइक फैशन में आपको देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है, ये सूचर्स हैं, अलग अलग सूचर हैं।
कोरोनल सूचर है, यहाँ पे मिटोपिक सूचर है, लैम्बॉइड सूचर है, बहुत अलग अलग तरह के आपको सूचर देखने को मिल जाएंगे, सारे नहीं है, इसको छोड़ के भी कई सारे सूचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इन सूचर की स्टडी करके, क्योंकि ये सूचर जो है तुरंत फॉर्म नहीं होते हैं, बचपन से नहीं होते हैं, अगर आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे तो अराउंड 1.5 मंथ के आसपास, 1.5 से मंथ के आसपास ये जो फ्यूचर है इनकी क्लोजिंग शुरू होती है। ये पहले ज्यादा ओपन होते हैं, लूज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड होता है उसका ब्रेन का साइज जो होता है वो एक्सपेंड करना होता है, बढ़ना होता है, डेवलप करना होता है, इसलिए थोड़ा पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हुआ होता है, क्लोज नहीं हुआ होता है, ताकि ब्रेन डेवलप कर सके, इनलार्जमेंट उसका हो सके, इनलार्जमेंट की प्रोसेस जो चल सके। लेकिन जैसे जैसे इनलार्जमेंट की प्रोसेस होने लगती है लेटर स्टेजेस में, अराउंड ये प्रोसेस चलती कब से है? 1.5 के आसपास मंथ पे स्टार्ट होगी, 1 से 2 महीने के आसपास शुरू हो गया ये, और ये खत्म होती है अराउंड लास्ट फ्यूजन जो आपको देखने को मिलता है। कई सारे स्पिनोपेराइटल बोन्स हैं, स्पिनोपेराइटल सूचर जो है उन सबका आपको देखने को मिलता है 85 की एज तक, अराउंड 65 to 85 इसका लास्ट फेज होता है। स्टार्टिंग फेज अराउंड 1.5 मंथ के आसपास ही शुरू हो गया था। तो सबसे पहली जो आपकी यहाँ पे है पोस्टीरियर फ्रंटेनेल का यहाँ पे फ्यूजन होता है 1.5 महीने से 2 महीने के आसपास, और लास्ट से इस पे हमने बात की क्या 85 तक ये चलता रहता है। तो अलग अलग फेज यहाँ पे सारे डायग्राम में नहीं है, लाइव सेशन में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। एट व्हाट एज 1.5 से 2 महीने में कौन सी फ्यूज हो रही है, 2 से 4 महीने में कौन हो रही है, 6 से 12 महीने में कौन सी हो रही है, 1 से 3 साल में कौन सी हो रही है, टिल द एज ऑफ 85 हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से स्टेज पे कौन से सूचर जो है वो फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे से। इस फ्यूजन के वजह से आप बता पाते हो, अगर आपको कोई स्केलेटन रिमेन मिलता है जिसमें अभी पोस्टीरियर फ्रंटेनियल का ही फ्यूजन नहीं हुआ है, तो आप सेफली बता सकते हो कि वो 1 महीने से कम का होगा। अगर उसमें मिटोपिक सूचर या फिर आप बात कर रहे हो स्फीनोपेराइटल सूचर जो है उनका फ्यूजन हो चुका है, तो आप कह सकते हो कि हाँ एटलीस्ट 65 की एज ये क्रॉस कर चुका है, अराउंड 65 to 85 की एज के आसपास का ये स्केलेटन रिमेन्स मिला है। तो पहला तरीका तो ये हो गया सूचर के बेसिस पे आप बताओ। दूसरा तरीका आप डेंटल मॉर्फोलॉजी के तौर पे या फिर डेंटिशन के पैटर्न के तौर पे भी आप बता सकते हो। अगर आपको सेफली ये पोर्शन मिल जाता है किसी भी स्केलेटन रिमेन्स में, तो आप देखते हो प्राइमरी इरप्शन आपका होता है, प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ जिसको आप कहते हो। दूसरे परमानेंट टीथ जो होते हैं, आपको परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं। पहले तो टीथ की अगर आप बेसिक बात करो तो 2123 ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है, 2123/2123 है ना। इसमें इंसाइजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं और आपके मोलर्स हैं, ICPM जिसको आप बोलते हो। अलग अलग टीथ से अलग अलग उसके फंक्शन होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, और ये अलग अलग समय पे आपके आते हैं। सबसे पहले तो आपके प्राइमरी टीथ आए, प्राइमरी टीथ डिसीडियस टीथ भी कहलाते हैं क्योंकि वो चले जाते हैं एक समय के बाद, मिल्क टीथ भी कहलाते हैं, वो चले जाएंगे, उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आने लगते हैं। तो ये रफली ऐसे हवा में नहीं हो रहा होता है, इसकी एक एस्टिमेटेड रेंज बाउंड मैनर में एक साइकिल होती है जिस फैशन में इसकी ये आ रहा होता है और जा रहा होता है ना। मिल्क टीथ आप देखते हो कई सारे इंडिविजुअल में अराउंड एज 26 या फिर उससे भी कभी कभी डीले हो सकता है, फाइनली वहां तक आती है। तो अगर आपको मिल्क टीथ में कह रहा हूँ, अगर आप विजडम टीथ की अगर बात करो तो वो अराउंड द एज ऑफ 26 या उसके ऊपर की एज में आ रहा होता है। तो विजडम टीथ मिले तो आप बता सकते हो कि हाँ एटलीस्ट उसकी इतनी एज हो चुकी है, वो अराउंड 26 या 25-24 के ऊपर की एज का है, एक एडल्ट आपका है, उस वे में आप बता सकते हो। ठीक है, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले आपके 8 से 12 मंथ में प्राइमरी आते हैं, और जो परमानेंट है वो 7 to 8 ईयर्स में आ रहे हैं। तो आप पूरी टेबल देख के बता सकते हो, आपको ये पूरा याद नहीं करना होता है। बेसिकली आपने कोई इंसाइजर का याद कर लिया, आपने फर्स्ट मोलर का याद कर लिया, आपने फर्स्ट प्री मोलर का याद कर लिया, इस तरीके से आप बता सकते हो कि हाँ एस्टिमेटेड अराउंड रफली एज क्या हो सकती है इंडिविजुअल की। तो ये 2 एक्यूरेट तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम बता रहे हैं एज एस्टिमेट करना, कोई भी हमको अगर स्केलेटन रिमेन्स मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या होता है कि टाइम ऑफ डेथ क्या हुई है। जो भी इंसान मरा है, ये यूजुअली बहुत ज्यादा समय की बात हम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय में तो पूरा स्केलेटन फॉर्म में आ जाता है, फिर तो हमको सिर्फ जो पुराने क्वेश्चन थे वो एड्रेस करने होते हैं कि वो ह्यूमन है कि नहीं है, वो बोन है कि नहीं है, उसका जो आप कहते हो सेक्स है वो क्या है, वो सारी चीज पता कर रहे हो। पर अगर इंडिविजुअल की जो डेथ है वो बहुत ही रिसेंटली हुई है, 24 to 48 आवर्स, इस तरह 1 से 2 दिन का समय हुआ है या फिर कुछ घंटों का समय हुआ है, वहां पे जाना बहुत जरूरी हो जाता है। खासकर जो पोस्टमार्टम की आप बात सुनते हो टीवी शोज में या फिर अलग अलग जगह पे देखते हो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि नहीं आई, ये सारी चीजें जो होती हैं आप यहाँ पे बात करते हो टाइम ऑफ डेथ जानने के लिए। ये भी बहुत क्रूशियल हो जाता है किसी भी क्रिमिनल इंस्टेंस में, किसी भी क्रिमिनल सिनेरियो में ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इसमें यहाँ पे आप ये कैसे पता लगाते हो, पोस्टमार्टम, मॉर्टम मतलब जो डेथ की स्टेज होती है उसको कहते हैं। तो पोस्टमार्टम यानी कि मरने के बाद, पोस्ट डेथ अलग अलग स्टेजेस होती है, उसमें अलग अलग चीजें आपकी हो रही होती है बॉडी में, फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जिससे आप टाइम ऑफ डेथ पता कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे है स्टेज, उसको आप कहते हो पैलर मोर्टिस। पैलर मोर्टिस में क्या होता है,
बॉडी पेलनेस हो जाती है, उसमें पेलनेस आपकी कंडीशन होती है, या फिर ग्रेइश कहोगे, बॉडी अपना जो एक स्पार्क है, कलर है जिसको आप कहते हो, वो रिड्यूस होने लगता है, वो पूरी तरह से डिसअपियर होने लगता है, पेल कंडीशन आपकी हो जाती है। ये यूजुअली कब होती है? या आफ्टर 15 टू 25 मिनट, जैसे ही आपकी डेथ होती है उसके 15 टू 25 मिनट बाद ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप बात करते हो जो इंपॉर्टेंट फीचर है या फिर इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टेज है जानने के लिए कि टाइम क्या हुआ है डेथ का, वो है एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे कोल्डनेस की कंडीशन को कह रहे होते हैं। इंडिविजुअल जब तक जिंदा है, अलग अलग बायोकेमिकल, अलग अलग तरीके की सेलुलर प्रोसेसेस उसकी बॉडी में चल रही है, पर उसकी डेथ के बाद सारे पार्ट जो है बॉडी के अलग अलग काम कर रहे थे, वो काम करना बंद कर देते हैं। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपका जो में है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, आपने 8th में बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, दिमाग ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की बात की होगी। तो हाइपोथैलेमस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल कंडीशन को बनाए रखना। उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन एक होम्योस्टेसिस की होती है, टेम्परेचर को बनाए रखना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। मैमल्स के अंदर में एक स्पेशल फीचर होता है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। पर अब तो भैया आपकी डेथ हो चुकी है, हाइपोथैलेमस फंक्शन करना बंद कर चुका है, इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल कंडीशनिंग जो है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होना है ना, स्टेबल होना, स्टैटिक फॉर्म में रहना बंद हो जाएगा और बॉडी धीमे धीमे कोल्ड हो जाएगी, यानी कि कोल्डनेस होगी, ठंडी पड़ने लगेगी बॉडी, जिसको आप यूजुअली कहते हो। ये आपका कब आपको देखने को मिलता है? ये आपका 24 आवर में, जैसे ही आपकी डेथ होती है उससे 24 आवर तक ये प्रोसेस आपको चलने को मिलती है। डेथ टू 24 आवर तक आपको ये प्रोसेस चलने को देखने को मिलती है। और किस रेट पे होता है ये एट द रेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर 1 घंटे पे 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो आपका रिड्यूस होता है या फिर गिर रहा होता है, लूज हो रहा होता है। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर आपका बॉडी का रहा होगा जब आप जिंदा होंगे। ऑल्दो ये कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, अगर आप किसी कोल्ड क्लाइमेट में हो या बॉडी कहीं किसी आइस जोन में पड़ी हुई है, आपके एम्बियंस में अगर कोई ठंडी जगह है या फिर खुली हुई बॉडी पड़ी हुई है, तो ये रेट जो होगा वो और ज्यादा तरीके से इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, बहुत हाई रेट पे ये हीट लॉस हो रहा होगा इससे ज्यादा। पर हम इन जनरल कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो रिगर मोर्टिस है। रिगर मोर्टिस क्या होता है? बॉडी पोस्ट डेथ, इसमें रिजिडिटी आने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है। ये आपका कब होता है और क्यों होता है? सबसे पहला तो कि बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं मसल में जो पोस्ट डेथ आपके होने लगते हैं, उस वजह से बॉडी पूरी की पूरी आपकी रिजिड पड़ जाती है, पूरी की पूरी स्टिफ हो जाती है। और ये यूजुअली 2 से 3 घंटे डेथ हुई है आपकी, उससे 2 to 3 आवर के टाइम फ्रेम में आपका ये होने लगता है। स्टार्ट अराउंड 2 आवर के आसपास होता है और अपने पीक को अटेन कर लेता है एट अराउंड 3 आवर। और ये कब तक चलता रहता है? यहां पे अगर आप बात करो 2 to 3 आवर से लेकर के 24 आवर्स तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट आप बात करते हो लास्ट स्टेज जो होती है, एक्चुअली स्टेजेस इससे भी ज्यादा है, पर ये 4 मेन स्टेजेस होती हैं जिसको आप जानते हो या फिर पढ़ते हो पोस्टमार्टम कंडीशन के अंदर में। लास्ट स्टेज जो है वो है आपकी लिवर मोर्टिस। यहाँ पे क्या होता है? डीकलरेशन होता है। ह्यूमन जब जिंदा होता है, इंसान जिंदा है, उसका हार्ट फंक्शन कर रहा है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप आउट कर रहा है, पंप इन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। अपर बॉडी में भी जा रहा है, लोअर बॉडी में जा रहा है। पर जब इंसान की डेथ हो गई तो क्या हुआ? हार्ट फंक्शन करना बंद कर दिया। हार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा तो बॉडी के अपर पार्ट में जो जा रहा था आपका ब्लड, जो सर्कुलेट हो रहा था आपका ब्लड, वो बंद हो जाएगा। और ग्रेविटी के पुल के कारण, क्योंकि ग्रेविटी तो काम कर ही रही है, तो लोअर पार्ट में आने लगेगा और वहां पे एक्यूमुलेट करेगा, वहां पे इकट्ठा होने लगेगा ब्लड आपका। उस वजह से आप क्या देखते हो? एक डीकलरेशन आपका या फिर डिसकलरेशन आपका बॉडी का होने लगता है और बॉडी टर्न्स पर्पलिश, कभी कभी रेडिश भी आपकी, रेडिश पिंकिश जिसको कलर कहते हो, लेकिन यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं कि पर्पलिश इन कलर होने लगती है आपकी बॉडी। और ये आपका 2 आवर के आसपास स्टार्ट होता है पोस्ट डेथ और पीक आउट करता है अराउंड 4.5 आवर के आसपास, 4.5 घंटे के आसपास ये पूरी तरीके से आपको पर्पलिश कलर देखने को मिलने लगता है। नेक्स्ट आप बात करते हो, कुछ फैक्टर्स होते हैं। हमने ये बात तो कर ली कि कैसे टाइम ऑफ डेथ को आप पता कर रहे हो अलग अलग समय पे, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को, इस इक्वेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? अगर बॉडी की स्मॉलर साइज है, ठीक है, या फिर फ्रेगमेंटेड आपको मिल रही है बॉडी, कहीं टुकड़ों में पड़ी हुई है, या फिर आप देखो बिना किसी कपड़े, बिना किसी कवरिंग के आपकी बॉडी आपको मिल रही है कहीं पे, तो वो क्या होगा? डिकम्पोज बहुत तेजी से होगा। तो वहां पे आपके लिए टाइम ऑफ डेथ पता करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप रिसीव करोगे तब तक वो बहुत बुरी तरीके से डिसफिगर्ड हो चुकी होगी पहले ही। नेक्स्ट आप बात करते हो जो टेम्परेचर है, सीजन ऑफ डेथ है, कहाँ पे किस टेम्परेचर में उसकी डेथ हुई है, सीजन किस कौन सा था, ह्यूमिडिटी का लेवल वहां पे क्या था, ठीक है, नमी कैसी थी, आप वहां उस जगह पे बात करते हो। ये सारी चीजें भी डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ा सकती हैं। अगर फेवरेबल है तो उसको बहुत तेजी से वो स्पाइक अप कर रही होंगी, हाई रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। अनफेवरेबल है, जैसे टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, माइनस में है, तो डिकम्पोजिशन का रेट रुक जाएगा। फिर आप रिसीव करते हो बॉडी को तो आपको वो मिलेगी नॉन स्केलेटनाइज्ड फॉर्म में मिल सकती है, आपको थोड़ा रॉ फॉर्म में मिल सकती है, तो आपके लिए आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस आसान हो जाती है।
लेकिन ये टेम्परेचर कंडीशन ज़्यादा होंगी तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी बातें रही किस तरीके से आप बात कर रहे होते हो फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज का, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो आप क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का क्रिमिनल केसेस और क्रिमिनल सिनेरियोज में। ये रहा हमारे आज के लेक्चर की बात। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम किसी एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर एड्रेस करेंगे जो आपको भी बहुत पसंद आए और हाँ मेरे भी पसंद का हो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।